के है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट आपका सिलेबस के हिसाब से है, जिसमें कि आपका है, पहला है आपका टॉपिक जो है वह है बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स होंगे, ठीक है। दूसरा जो है आपका वह होगा ओपन एंड क्लोज सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सिस्टम। तीसरा जो रहेगा आपका हीट एंड वर्क। चौथा जो रहेगा आपका सिलेबस के हिसाब से वह है जीरोथ लॉ है, ठीक है। फर्स्ट लॉ है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रहेंगे इसमें, ठीक है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जितने हमारे लॉज हैं, ठीक है। तो जिसमें कि हमारा जीरोथ लॉ है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ पढ़ना है, ठीक। पांचवा जो रहेगा वो हमारा एप्लीकेशन टू नॉन फ्लो एंड फ्लो प्रोसेस, एंड फ्लो प्रोसेस, ठीक है। और इसके बाद रहेगा हमारा एंट्रोपी, एंट्रोपी पढ़ना है। फिर हमारा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस एंड वेपर्स, उसके बाद रहेगा आपका साइकिल्स में देखेंगे। बाकी तो एक स्टैंडर्ड वेपर करके लिखा है, इसी में ही आपका स्टैंडर्ड वेपर, वेपर के बारे में जो भी हमारा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और जो लास्ट पार्ट रहेगा गैस पावर एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। ये जो है इतने सारे जो हमारे जो टॉपिक्स हैं हमको कवर अप कर रहे हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट में, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टार्टिंग में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, क्यों पढ़ना है, वहां पे उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, स्टेट्स है, ठीक है, सिस्टम है, कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं, ये सब पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये सारी चीज आ जाते हैं। ओपन एंड क्लोज सिस्टम, जो भी सिस्टम है हमारा ओपन क्लोज रहेगा वो तो पढ़ना ही है। हीट वर्क इंट्रैक्शन देखना है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड लॉ, तीनों को पढ़ना है, इसका पूरा थोड़ा डिटेल जाएंगे। एप्लीकेशन टू नॉन फ्लो प्रोसेस में जैसे कि हमारा आ गया टरबाइन, आ गया कंप्रेसर, आ गया, ये सब चीजें जो है हमारे एप्लीकेशन में आते हैं, ये पढ़ना है। उसके बाद एंट्रोपी पढ़ना है, ठीक है। सेकंड लॉ के अंदर ही ये एंट्रोपी का आगे का हिस्सा है, ठीक है। उसी का एक्सपांसन जो आगे जाएंगे तो हम एंट्रोपी पढ़ेंगे, इसी को सेकंड लॉ से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस देखेंगे कि आइडियल गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आइडियल गैस के लिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रियल गैस और आइडियल गैस में क्या अंतर है, ये सारी चीजें जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेपर के बारे में देखेंगे कि वेपर की क्या क्या प्रॉपर्टी है, वेपर कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, उसका पीवी डायग्राम में कैसे शो करेंगे, एचएस डायग्राम में कैसे शो करेंगे, ये सारी चीजें जो है यहाँ देखेंगे। गैस पावर एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल में ये साइकिल्स के बारे में हम लोग देखेंगे, जो थर्मोडायनेमिक्स साइकिल्स हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या चीज, और यहां से हम लोग चालू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब सब्जेक्ट चालू होने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो हमारा थर्मो प्लस डायनेमिक्स, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है थर्मो, एक होता है डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है। थर्मो का क्या मतलब होता है, हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है हमारा मोशन, ठीक है, मोशन। अब आप बोलोगे कि हीट और मोशन में, मतलब हीट मोशन में, तो हीट मोशन में आने की वजह से, देखो हीट आया, कभी भी किसी बॉडी को अगर हीट मिलती है तो उस हीट के कारण कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, जिससे क्या आता है, बॉडी मोशन में आती।
जहां मोशन आया तो मोशन आने का वजह क्या हो सकता है, फोर्स हो सकता है। मोशन आने का वजह फोर्स के कारण, किसी न किसी फोर्स के कारण क्या होगा, मोशन आएगा, और इस फोर्स के कारण क्या आएगा, इस फोर्स के कारण मोशन आएगा, फिर मोशन के कारण क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उससे हमको क्या मिलता है, वर्क मिलता है, उससे हमको क्या मिलता है, वर्क मिलेगा। ठीक है, तो वर्क मिलेगा। डायनेमिक्स एक्चुअली देखा जाए तो फोर्स ही है, फोर्स के कारण आता है मोशन, अब मोशन के कारण आता है हमारा, मोशन की वजह से क्या हमको वर्क मिलता है। तो अल्टीमेटली मैं लास्ट फाइनल लाइन फाइनलाइज करूंगा कि डायनेमिक्स से हम क्या रिलेट कर सकते हैं, वर्क को। ठीक है, डायरेक्टली हम वर्क को देख सकते हैं, तो बोलेंगे कि हीट और वर्क का इंटरेक्शन, ठीक है, हीट और वर्क का इंटरेक्शन ही क्या कहलाता है, हमारा थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। हीट और वर्क का इंटरेक्शन ही क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं यहाँ पे आप लोग को डिफाइन करके आपको डेफिनेशन लिखा दूंगा, कि जैसे एग्जांपल के लिए दूं आपको, कि अगर मैं हाथ है, इसको मैं अगर रगड़ा ऐसे किया, तो इससे क्या हुआ कि आपने क्या किया, वर्क किया इस पे। जैसे ही वर्क किया तो वर्क करने की वजह से क्या हुआ कि आपका हाथ का टेम्परेचर बढ़ गया, जिससे हीट आपको मिला। मतलब आपने वर्क देने दिया, सिस्टम यहाँ पे वर्क आपने किया, वर्क करने की वजह से क्या मिला आपको, हीट। तो हीट और वर्क का इंटरेक्शन आ गया यहाँ पे। मतलब ये भी जो हम कर रहे हैं, जो फ्रिक्शन कर रहे हैं हम हमारे हाथों के बीच, वह भी क्या है, एक आपका थर्मोडायनेमिक का एक प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां भी एक थर्मोडायनेमिक्स की चीजें आ गई। तो इंटरेक्शन बिटवीन द वर्क एंड हीट इज थर्मोडायनेमिक्स, ये हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। बट हम इसको और डेफिनेशन लिखा दो तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the interaction of energy and its effect on the physical condition of system। ठीक है, फिजिकल कंडीशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो किससे डील करती है, इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। हीट और वर्क क्या है, हीट और वर्क है क्या चीज, ये एक एनर्जी है। इन्हीं के बीच ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, दोनों क्या है, एनर्जी है, और इन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन ही क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हीट से वर्क मिल जाना, वर्क से हीट मिल जाना, कन्वर्जन, एक दूसरे में कन्वर्जन या इंटरेक्शन ही क्या है, हमारा थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इट्स इफेक्ट ऑन फिजिकल कंडीशन ऑफ ए सिस्टम। फिजिकल कंडीशन का मतलब होगा कि अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम तो मैं खुद हूं, आप खुद हैं एक सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के बारे में भी हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। तो कोई भी सिस्टम जिसपे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिसपे आप स्टडी कर रहे हैं, जिसपे आप एनालिसिस कर रहे हैं कि हाँ मेरे को आज इस पे एनालिसिस करना है, मेरे लिए ये, अगर मैं देखूं कि ये मार्कर है, अगर मार्कर के ऊपर मैं ध्यान दूं कि भाई ये मार्कर कैसा दिखता है, क्या है, तो मेरे लिए इस वक्त ये क्या हो जाएगा, सिस्टम। मेरे लिए इस वक्त क्या हो जाएगा, सिस्टम। तो सिस्टम का कंडीशन, इसका टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीज जो है हमारा, आपको यहाँ पे देखना है कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके इंटरेक्शन की वजह से। यही सब स्टडी क्या है, टोटली क्या है, हमारा थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर इधर मिटा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी का, एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी यहां पे लिखेंगे, वर्क एंड हीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये बेसिक था स्टार्टिंग में। अब देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के में हमको पढ़ना क्या चीज है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में आपको दो प्रकार का हमारा थर्मोडायनेमिक्स होता है। ठीक है, एक होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ये पूछ सकता है, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। एक होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, इस माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम लोग
यहाँ पे आप लोग स्पेशली बोलते हैं, हम लोग देखो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो हो गया वह हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। आपसे अगर पूछा सवाल कि कौन से अप्रोच को क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को, माइक्रोस्कोपिक को क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये दो चीज है, दोनों में अंतर है। ठीक है, अब क्या अंतर है देखो, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा कि एक मान लो हमारा एक सिस्टम है जिसपे आप ध्यान दे रहे हैं, यहाँ आपका सिस्टम है, यहाँ पे छोटे छोटे क्या है मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये सब क्या है अपने अंदर में मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अगर आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पे जाओगे तो आप क्या करोगे, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। जब आप एक एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर देखोगे कि हीट और एनर्जी इंटरेक्शन के होने के वजह से इस पे क्या क्या इफेक्ट आया, एक एक मॉलिक्यूल को उठा के देखेंगे कि भाई इसका कितना वेलोसिटी है, कितना इसमें टेम्परेचर बढ़ा, एक एक मॉलिक्यूल का जब स्टडी होगा तो वह क्या हो जाएगा, किस में आएगा, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में। तो इट इज वेरी टफ टू एनालाइज human sense cannot perceive this approach। इसका मतलब मैं बता देता हूं कि हम एक एक मॉलिक्यूल को देख नहीं सकते, एक एक मॉलिक्यूल को हम देख नहीं सकते, मतलब इंसान जो है एक एक मॉलिक्यूल को नहीं देख सकता। इसका मतलब यह है कि बहुत टफ है एनालिसिस करने के लिए, इसीलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या करता है, मॉलिक्यूल्स का एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर को लेके चलता है। ठीक है, पूरे को लेके चलता है, इतने मॉलिक्यूल को उठा लिया और इसकी स्टडी की जाती है, इसकी स्टडी की जाती है, मतलब पूरे सिस्टम की स्टडी की जाती है। मान लेते हैं कि इतना मॉलिक्यूल्स में हमारा सिस्टम है, इसकी स्टडी की जाती है। यहाँ पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी की जाती है, बट यहाँ पे बल्क ऑफ मॉलिक्यूल की स्टडी की जाती है। बल्क मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, इकट्ठा बने हुए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ, इसकी स्टडी की जाती है, किसकी, बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स की, या फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर की स्टडी की जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको वेरी इजी टू perceive this approach by human sense। ठीक है, मतलब इजी है आपको यूज करने के लिए, इसीलिए इसी को स्टडी किया जाता है। वी स्टडी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, मतलब हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ेंगे। तो आपसे यहाँ से सवाल क्या पूछ सकता है कि आपको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कौन सा थर्मोडायनेमिक्स पूछे, क्लासिकल नाम है इसका, माइक्रोस्कोपिक का स्टैटिस्टिकल। ठीक है, और जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली ये पढ़ते हैं, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा लेके यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत इजी होता है, ह्यूमन सेंस देख सकता है। अब मान लो इकट्ठा लेके चले तो हम बता सकते हैं कि इसका टेम्परेचर इतना इकट्ठे सिस्टम का टेम्परेचर क्या हुआ। जैसे कि मैं हूं, मैं अपना तापमान को, मेरा टेम्परेचर कितना चेंज आ रहा है वह मैं माप सकता हूं, मैं नाप सकता हूं, बट मैं ये नहीं नाप सकता कि मेरे अंदर के मॉलिक्यूल का एक एक मॉलिक्यूल का कितना टेम्परेचर चेंज होगा, कितना प्रेशर चेंज होगा, ये सब नहीं हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्लासिकल में, इसीलिए क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पढ़ना है आपको। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है आपको, नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे यहाँ से इसको रब करके मैं आगे बढ़ता हूँ। इधर वाला तो हो गया होगा, हो जाएगा तो बता दीजिएगा यस सर करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक स्टार्टिंग का है, इसलिए है। देखना धीरे धीरे हम लोग आगे कैसे बहुत आगे निकल जाएंगे, धीरे से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग लेवल अप हो जाएंगे इसके बाद, है ना। स्टार्टिंग था थर्मोडायनेमिक्स का। चलिए इधर का मैं हटा रहा हूं, लिख लिए होंगे उम्मीद है। चलिए अब मैं बता रहा हूं सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। Thermodynamic system is the quantity, certain quantity of matter where the study is concentrated, या फिर बोल सकते हो where the analysis can be done, where the analysis can be done, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो क्या है कि सिस्टम वह क्या चीज होता है थर्मोडायनेमिक्स में। सिस्टम होता है कि अगर कोई सिस्टम है उस पे अगर मैं देखूं कि अगर मैं इस बोर्ड को सिस्टम मान लूं तो बोर्ड में क्या चेंजेस आ रहा है, किस वजह से क्या चेंजेस आ रहा है, मेरे लिए कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। मार्कर मैं अगर सोचूंगा कि मार्कर के बारे में, तो मार्कर में क्या चेंजेस आ रहा है, हीट देने से या वर्क इसमें करने से इस पे क्या क्या चेंजेस आ रहा है, सिर्फ मैं उस पर फोकस करूंगा, वह क्या है हमारा सिस्टम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लेते हैं कि एक पानी यहाँ पे भरा हुआ है, बकेट ऑफ, ये क्या है हमारा बकेट है, बकेट ऑफ वाटर, बकेट है, ठीक है, एक बाल्टी है उसमें पानी भरा हुआ है। वहां पे अगर आप इसको क्या कर रहे हो कि हीटिंग रॉड लगा दिए, ठीक है, क्या लगा दिए, हीटिंग रॉड, ठीक है, जो गर्म करता है पानी को, ठीक है, ठंड के दिनों में सब गर्म करते हैं पानी, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, हीटिंग रॉड लगा दिया। अब यहाँ पे हीटिंग रॉड लगाने के बाद क्या हुआ कि ये पानी में क्या होता है कि इनिशियल टेम्परेचर में मान लेता हूँ कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड था और फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया हमारा 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया मान लो। मतलब शुरू में क्या है कि 20 डिग्री तापमान इस पानी का था, उसके बाद क्या हुआ कि फाइनल टेम्परेचर 80 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये है कि शुरू में क्या है कि कम तापमान था, फिर बढ़ते बढ़ते 80 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पे हमने ये देखा कि जो भी चेंजेस आया वो किस में आया, वाटर में आया, ठीक है। तो जब आप किस पे ध्यान दे रहे हैं, आपने ध्यान किस पे दिया, वाटर पे ध्यान दिया, मतलब आप पानी पे ध्यान दे रहे हो कि पानी में कितना चेंजेस आ रहा है। इसलिए जो आपका इसलिए आपका जो है, इसलिए आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिस्टम हो जाएगा आपका, सिस्टम इस जगह के लिए क्या हो जाएगा आपका, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या हो जाएगा आपके लिए, वाटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वाटर का ही आप क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, या आपका स्टडी किस पे है, स्टडी इज कंसंट्रेटेड। आपको ना तो रॉड से मतलब है, ना फिर बाल्टी से मतलब है, या फिर दुनिया में उसके अलावा किसी और चीज से मतलब है। आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, वाटर से। आपको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, वाटर से। इसका मतलब वाटर क्या हो जाएगा आपके लिए, सिस्टम हो जाएगा। तो जब भी आपसे पूछे कि इस जगह पे अगर इसका तापमान ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे सिस्टम कौन सा है, आप बताओगे सिस्टम कौन सा है, वाटर है आपके लिए सिस्टम, ठीक है। और बाकी सब जितने भी होंगे सराउंडिंग क्या कहलाएंगे, अब सराउंडिंग नाम का चीज हो जाएगा। तो सराउंडिंग क्या है, अदर देन सिस्टम सारे क्या हो जाएंगे, सराउंडिंग। सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। तो जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं वह आपके लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम ये हो गया मान लो, सराउंडिंग इसके बाहर की चीजें, ठीक है। और जो इन दोनों को अलग करे, इन दोनों को अलग करे वह क्या कहलाता है, बाउंड्री, ठीक है। इन दोनों को अलग करे वह क्या कहलाता है, बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या है, बाउंड्री इज द, बाउंड्री
सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। बाउंड्री क्या चीज है? जो सिस्टम को और सराउंडिंग को जो अलग करे वह क्या है? हमारा बाउंड्री है। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। बाउंड्री हो गया, सिस्टम हो गया। तो सिस्टम यहाँ पे जैसे कि बाउंड्री है, यहाँ पे ये पानी है, तो पानी के लिए देखेंगे कि पानी की इस जगह के लिए आपका सराउंडिंग क्या क्या हो जाएगा? सराउंडिंग क्या क्या हो जाएगा देखोगे तो रॉड है आपका सराउंडिंग, ठीक है, बकेट है आपका सराउंडिंग, है ना, और अदर देन वाटर है आपका सराउंडिंग। जो भी वाटर से अलग है वह सराउंडिंग में आ गया इस कंडीशन में। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम देखो, ये सब चीजें मान लेते हैं कि ये सब चीजें नहीं आएंगी, लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट समझने के लिए थर्मोडायनामिक्स स्टार्टिंग में ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है। ठीक है, क्योंकि बाउंड्री की सब चीजें जो है क्वेश्चन में आता है, तो यहाँ पे अपने को समझना है। ठीक है, तो रॉड, बकेट और अदर देन वाटर जो है आपका सराउंडिंग में आ गया। और बाउंड्रीज कैसी क्या हो सकती हैं? दो प्रकार की बाउंड्री हो सकती है। एक तो हो सकता है फिक्स्ड बाउंड्री, और दूसरा प्रकार का हो सकता है हमारा फ्लेक्सिबल या मूवेबल। मूवेबल बोल सकते हैं, ठीक है, मूवेबल या फिर फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फिक्स्ड बाउंड्री, मूवेबल बाउंड्री, दो प्रकार के बाउंड्री हो सकते हैं। पूछ सकता है, जरूर पूछ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते ही हैं इसमें। फिक्स्ड बाउंड्री में जैसे कि मैं बोला, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, पानी है, पानी को ध्यान दो, तो इसकी बाउंड्री यहाँ पे मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ मूवेबल के लिए। मूवेबल वाले के लिए देखेंगे, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ इसको। यहाँ पे इधर का लिख लिया, इधर का लिख लिया, तो मैं मिटा रहा हूँ, इसको हटाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग लिख लेते हैं या हो जाता है कंप्लीट, तो आप लोग वहां पे चैट पे लिख देंगे। ठीक है, या कोई भी डाउट होगा तो मुझे लिखेंगे, मैं फिर से बता दूंगा उसको आपको। ठीक, तो ये हो गया फिक्स्ड और मूवेबल का। तो मूवेबल वाले आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल परफेक्टली अच्छा वाला एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, ये है सिलेंडर, ठीक है, यहाँ पे लगा है पिस्टन, जो आपको पढ़ना है आगे आईसी इंजन में पढ़ना ही है। ये क्या है मेरा पिस्टन, अंदर क्या भरा रहता है? गैस। ठीक है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर, गैस या फिर डीजल, और उसका अंदर भरा रहता है गैस। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, ये गैस, अगर आपके लिए गैस क्या है, गैस का आप क्या करोगे? स्टडी करोगे किस पे क्या बदलाव आ रहा है, इसलिए गैस क्या बन जाएगा आपके लिए? सिस्टम। गैस क्या बन जाएगा? सिस्टम। मतलब गैस उसमें गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पे कितनी चेंजेस आ रही हैं, गैस का प्रेशर कितना बढ़ रहा है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो गैस क्या बन गया? सिस्टम। और गैस हो गया हमारा सिस्टम, तो बाकी सब क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। तो बाउंड्री जो है, बाउंड्री आपका देखो ध्यान दो, यहाँ पे ये, ठीक है, ये वाली जो बाउंड्री रहेगी क्या होगी? देखो पिस्टन क्या होगा? ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे, तो मतलब वो बाउंड्री ऊपर भी हो रही है, बाउंड्री नीचे भी हो रही है। तो ये कैसा है? पिस्टन वाली जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री इस गैस को अलग कर रही है। बाउंड्री यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, ये बाउंड्री इस गैस को अलग कर रही है सराउंडिंग से, क्योंकि खुद पिस्टन एक सराउंडिंग है। इसका मतलब ये क्या है? कैसा बाउंड्री है ये? ऊपर नीचे हो सकती है, मूवेबल बाउंड्री। बट अगर आप इसके सिलेंडर के वॉल्स को देखोगे, ठीक है, मतलब मूवेबल बाउंड्री आपके लिए कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे पिस्टन वाली, पिस्टन बाउंड्री जो है आपके लिए मूवेबल बाउंड्री हो जाएगी इस केस में। बट आप यहां देखोगे इस जगह पे, ठीक है, जो हमारा गैस का ये सिलेंडर का वॉल जो है, सिलेंडर का वॉल जो है, ठीक है, ये कैसी बाउंड्री है? ये हमारे लिए फिक्स्ड बाउंड्री। तो सिस्टम में दो प्रकार के बाउंड्री हो सकते हैं, फिक्स्ड भी हो सकते हैं और मूवेबल भी। तो यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर वाला केस में मैंने बताया कि मूवेबल बाउंड्री जो है पिस्टन वाला ऊपर नीचे होता है, तो उसमें जो बाउंड्री है
सराउंडिंग तो पिस्टन है, सिस्टम गैस है, तो इन दोनों को अलग करने वाला पिस्टन वाला बाउंड्री हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली बाउंड्री मूवेबल है, ऊपर नीचे हो रही है। और सिलेंडर वॉल जो है फिक्स्ड है, सिलेंडर वॉल बढ़ घट नहीं रहा है, इसलिए सिलेंडर की वॉल जो है वह फिक्स्ड बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लिए होंगे इधर का भी, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री, अब सिस्टम के बारे में अपन देखेंगे। हो जाए तो लिख दीजिएगा चैट पे, हाँ सर हो गया, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं? पहला क्लोज्ड सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम में ही आपको मैं बता देता हूं कि मास ट्रांसफर यहां पे नो मास ट्रांसफर, ठीक है, क्लोज सिस्टम में, और नो हीट एंड वर्क ट्रांसफर, ठीक, ये बोल सकते हैं। तो देखो जैसे कोई क्लोज्ड सिस्टम है ये, ठीक है, इस पे क्या है, मान लो कि एक वाटर बॉटल या फिर चारों तरफ से ढका हुआ है, अंदर में क्या है, पानी है, तो ये क्या है, इसका फिक्स्ड मास है, मतलब इसमें मास जो है वो चेंज नहीं होगा, हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स्ड मास रहेगा। यहाँ पे मास फिक्स्ड रहेगा एनी टाइम, क्लोज सिस्टम में मास हमेशा फिक्स्ड रहेगा, और एनर्जी इंटरेक्शन जो है वह भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब वर्क और हीट जो है इंटरेक्ट नहीं करेंगे, मतलब बाहर जो है ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, ना तो हीट अंदर आ पाएगा ना बाहर जा पाएगा। ठीक है, अच्छा, इस पे एक चीज ध्यान देना है, ये है फिक्स्ड मास, बट यहां से क्या होगा कि फिक्स्ड मास है, तो ये क्या है कि यहाँ पे हीट एंड वर्क ट्रांसफर में ऑकर लिखो इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक बाय मिस्टेक लिख दिया था मैंने। ठीक है, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है, वो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होता है, क्लोज सिस्टम के लिए फिक्स्ड मास होगा, श्योर शॉर्ट है, नो मास ट्रांसफर, बिल्कुल सही। हीट एंड वर्क ट्रांसफर में ऑकर हो सकता है, मतलब हीट और मास का मतलब एनर्जी इंटरेक्शन यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लू तो वाटर इन ए प्लास्टिक बॉटल, या फिर बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कप ऑफ टी, या फिर हॉट कप ऑफ हॉट टी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि क्लोज सिस्टम है तो क्लोज्ड रहेगा, बाउंड्री क्लोज्ड है, यहाँ पे क्या होगा, बाउंड्री क्लोज्ड है, हीट एंड वर्क ट्रांसफर में ऑकर, और यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हीट एंड वर्क में क्रॉस द बाउंड्री, बाउंड्री को ये क्रॉस कर जाएंगे, यही सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपको पूछ सकता है कि क्लोज सिस्टम में हीट एंड वर्क में क्रॉस द बाउंड्री, हाँ कर सकता है। ठीक है, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा मतलब मास फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड मास मतलब जो मास है इसके अंदर
वह फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। बस हीट और वर्क जो है एक आदान प्रदान कर सकते हैं, एनर्जी इंटरेक्शन होगा, बट आपका मास जो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वाटर इन प्लास्टिक बॉटल बोल दिया, हाँ प्लास्टिक बॉटल में, या फिर नॉर्मल बॉटल में भी रख सकते हो तो भी, जैसे कि गर्म पानी रखे बॉटल में, कुछ समय के बाद क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा, मतलब आपने हीट लॉस किया। हीट क्या है, बाहर निकल गया, हीट लॉस किया, मतलब एनर्जी इंटरेक्ट हो रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, बट मास जो है वह हमेशा फिक्स्ड है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि कप ऑफ हॉट टी, या फिर ये बोल सकते हैं प्लास्टिक बॉटल में भी रखा हुआ, ठीक है। ये हो गया क्लोज सिस्टम। अब ओपन सिस्टम देख लेते हैं। नेक्स्ट है ओपन सिस्टम। कोई भी डाउट होगा ना तो चैट पे लिख देना आप लोग, ठीक है। या फिर लगे कि सर हाँ सर से थोड़ा सा कुछ बाय मिस्टेक में से कुछ हो जाता है तो आप उसको लिख सकते हैं, आपको लग रहा है कि हाँ। तो दूसरा जो है मेरा ओपन सिस्टम। ठीक है, तो ओपन सिस्टम में क्या होगा, मास ट्रांसफर होगा, श्योर शॉर्ट है, ठीक है। मास ट्रांसफर होगा, हीट एंड वर्क ट्रांसफर ये भी होगा, ठीक। नो फिक्स्ड मास, फिक्स्ड मास यहां पे नहीं होगा, ठीक। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लूं कि यहां पे कप ऑफ हॉट टी इन क्लोज्ड वेसल, इन क्लोज्ड हॉट टी इन क्लोज्ड कप लिखो, ठीक है, ताकि आपका वो मत हो, ठीक है। यहां पे ध्यान दो, एग्जाम्पल के लिए, सबसे एग्जाम्पल के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि टरबाइन, पंप, कंप्रेशर, ये सब क्या है हमारे ओपन सिस्टम में आते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे, या फिर बोलोगे नोजल, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं नोजल है ये, ठीक है। अब नोजल है, ये ओपन सिस्टम है, यहाँ पे क्या है कि मास फ्लो होते जा रहा है और एनर्जी भी, प्रेशर भी यहाँ चेंज होते जाता है। यहाँ पे फ्लो किया, मान लो ये नोजल है, तो नोजल में भी चेंज होते जाता है। एग्जाम्पल के लिए याद रखिए, इस पे आप ये पूछेगा, ये पूछ सकता है, नो फिक्स्ड मास है। उसके बाद टरबाइन, पंप, कंप्रेशर, नोजल, ये सब किसके अंदर आते हैं, ओपन सिस्टम में। इसको पढ़ना है अपने को, ठीक है। टरबाइन, पंप, कंप्रेशर, नोजल के बारे में सारा चीज हम लोग को आगे चल के पढ़ना है इसके बारे में पूरा, तो वहां आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ओपन सिस्टम कैसे इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा नोजल हो गया, जैसे कि मास जो है यहाँ पे अलग, यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और चेंज होते जा रहा है, मास भी फ्लो हो रहा है, मास चेंज हो रहा है। नोजल बोल सकते हैं। एक कप ऑफ टी बोल सकते हैं कि यहाँ पे खुला खुला कप है, इसको क्या होगी कि पानी का एक ग्लास है, पानी का ग्लास, ठीक है, जैसे पानी भरा हुआ है, पानी को उंडेल दोगे तो क्या होगा, क्या होगा वो, उसमें क्या है कि उसमें पानी को उंडेल दोगे तो पानी बाहर भी जा सकता है, और वो खुला हुआ है तो उससे क्या है कि जो गर्मी है पानी की, अगर हॉट वाटर है तो वह ठंडा भी होते जाएगा, मतलब एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है, वर्क भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। नो मास और नो फिक्स्ड मास, यहाँ पे कोई फिक्स्ड मास नहीं है, चेंज होते जाता है मास, तो इसको नोट डाउन करिए, ओपन सिस्टम में इतना ही पूछ सकता है इसको। और लास्ट होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड, मास ट्रांसफर नहीं होता, हीट एंड वर्क ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हॉट कॉफी इन वेल थर्मल फ्लास्क, ये पूछता है क्वेश्चन में, है ना। दूसरा है यूनिवर्स,
यूनिवर्स का जो एनर्जी हमेशा या मास कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो याद रखिए कि आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास ट्रांसफर होगा ना एनर्जी ट्रांसफर होगा, मतलब नो एनर्जी इंटरेक्शन और मास, नो एनर्जी इंटरेक्शन या फिर, है ना, और मास ट्रांसफर भी यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। यूनिवर्स भी आइसोलेटेड सिस्टम है, यूनिवर्स इज आइसोलेटेड सिस्टम। और याद रखिए कि यूनिवर्स जो है, पूरा यूनिवर्स बनता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग से। यूनिवर्स जो है पूरा सिस्टम और सराउंडिंग से। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। एनर्जी क्या है कि ना तो आप अलग से क्रिएट कर सकते हो, ना वो या तो हीट वर्क में कन्वर्ट होगा या फिर वर्क हीट में कन्वर्ट होगा, अलग से कोई बाहर से कोई एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है। यही आपको याद रखना है, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये सब सवाल है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन के आएगा, ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन कौन से सिस्टम का है? हॉट कॉफी इन ए वेल इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क, किसका है? कौन सा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स किसके अंदर है? आइसोलेटेड सिस्टम है। यूनिवर्स का हमेशा एनर्जी कांस्टेंट होता है। ये सब चीजें हैं आपके एक एक छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बन के यहाँ पे आते हैं, इसलिए मैं नोट्स आपको अच्छे से बनाने हैं ताकि आप लोग को पूरा याद रहे कि क्या हो रहा है। ठीक है, नोट डाउन हो गया? लिखिए इसको। हो गया तो बताइएगा हाँ सर हो गया, यस सर लिख सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। या कुछ समझ में नहीं आया सर ये वाला फिर से बता दीजिए, या कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे चैट पे आप लिख के बताएंगे। चैट का ऑप्शन है, वहां क्लिक करके आप बता सकते हैं कि सर ये दिक्कत हो रही है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। एवरी सिस्टम हैज ए certain characteristic by which its physical condition is described. Every system has a certain characteristic by which its physical condition is described, ठीक है, and these characteristics are known as properties of this system, ठीक है। इसका मतलब ये है कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी सिस्टम है उसको बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि जैसे कि मैं खुद हूं तो मेरा नाम ये है, हाँ मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, मेरा घर यहाँ पे है, तो आपको डिफाइन करने के लिए, आपको आपको बताने के लिए, आपका मतलब जगह, आपका पता, आपका नाम, हर चीज को बताने के लिए क्या होता है कि हर सिस्टम का एक क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक रहता है, उस कैरेक्टरिस्टिक को बताता है हमारा प्रॉपर्टीज। वही सारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रॉपर्टीज है, ठीक है। जैसे कि मैं कितना लंबा हूं, कितना छोटा हूं, ये चीज बताता है आपका कैरेक्टरिस्टिक है। वही कैरेक्टरिस्टिक अगर कोई सिस्टम का रहेगा तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर्टीज। वो क्या कहलाता है? प्रॉपर्टीज, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक ही क्या है हमारे? कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ सिस्टम ही क्या है हमारा, यही क्या कहलाता है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर्टीज है, यही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम। जैसे मेरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैं कितना लंबा हूँ, कितना छोटा हूँ, कितना हाइट है, कितना मोटा हूँ, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक है, तो मुझे ये डिफाइन कर रही है। वैसे ही कोई सिस्टम को डिफाइन उसकी प्रॉपर्टीज करती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल के लिए प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, या और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती हैं। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वो होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी which is independent of mass, जो मास पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करते हैं। फॉर इंक्रीज, डिक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ मास in the system does not change its property। इसका मतलब अगर आप मास को बढ़ा दो या घटा दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए, तो भी वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगे। मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, तो प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे प्रेशर है, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीजें जो हैं हमारा आ जाएंगे। और ये बोल सकते हैं ठीक है, एक्सेट्रा बोलेंगे इसको। या फिर एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा, इसके बारे में मैं अभी जस्ट थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले तो मैं दूसरा देख लेता हूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पहले आप समझ जाओ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, विच डिपेंड्स ऑन मास। जो मास पे डिपेंड करते हैं वह क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर इंक्रीज कर दोगे मास को, अगर आपने मास को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, मास को अगर आपने बढ़ाया, अगर मास को आपने बढ़ाया तो क्या होगा, जो प्रॉपर्टी भी है उसकी प्रॉपर्टी भी इंक्रीज कर जाएंगी। मास को घटाया तो क्या होगा, प्रॉपर्टी भी डिक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, तो जैसे मास को बढ़ाओगे घटाओगे तो प्रॉपर्टी में भी चेंज आ जाएगा, किसमें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। बट यहाँ पे क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपने क्या है मास को कितना भी ऐड ऑन किया तब भी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ठीक, ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। अगर केवल टेम्परेचर रहेगा तो टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ उतना ही रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए ले ले, तो यहाँ पे और एग्जाम्पल के लिए दिखा दे रहा हूं। एक एग्जाम्पल के लिए आप बोलोगे यहाँ पे डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ये पूछता है, इसलिए याद रखना डेंसिटी कौन सा प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, डेंसिटी किसमें है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। इसमें बोलेंगे हम लोग खुद एक मास, टोटल मास, वॉल्यूम, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जितने एनर्जी हैं सारे एनर्जी क्या है, हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। वो डिपेंड करेंगे मास पे, जितने एनर्जी हैं। ठीक है, तो जो भी एनर्जी है वह आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। एनर्जी जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब जितने एनर्जी हैं सारे के सारे डिपेंड करते हैं मास पे। पता तो है ही, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², डिपेंड कर रहा है मास पे। पोटेंशियल एनर्जी mgh, सब डिपेंड कर रहा है ना मास पे।
ठीक है, चाहे वह इंटरनल एनर्जी भी हो, ये पढ़ेंगे आगे चल के। अभी थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ना है हमको, ये एनर्जी पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में, इंटरनल एनर्जी यू, ये भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सारी एनर्जी जितनी भी दुनिया में जो भी एनर्जी है सब मास पे डिपेंड करती है, इसलिए वह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और जो नहीं करती वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। और याद रखिए स्पेसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव। एग्जाम्पल के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम, देखो यहां वॉल्यूम है लेकिन ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम किस में आ जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक का मतलब होता है, स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास। पर यूनिट मास, ठीक है। स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? पर यूनिट मास, मतलब मास तो डिवाइड हो गया, अब ये मास पे डिपेंड कर रहा है, मास उसमें पर केजी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम, देखो यहाँ पे वॉल्यूम किस में होगा? वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब में, बट यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम किस में होगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, जैसे यहाँ एंट्रोपी, और एग्जांपल ले लूं तो एंट्रोपी भी है, ये सब पढ़ेंगे एस। ठीक है, यहाँ जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिक एंट्रोपी, जितनी भी स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, सारा चीज जो है किस में आ जाएगा? इसमें। अभी आगे पढ़ते जाओगे तो पता चल जाएगा, लेकिन जितनी भी स्पेसिफिक नाम आ गई वह किस में आ जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगी। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। याद रखिए इस चीज को, स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगा तो आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी लगाओगे, तुरंत के तुरंत टिक मारना है। और अगर एक्सटेंसिव आएगा तो वॉल्यूम आ जाएगा उसमें। ठीक है, डेंसिटी याद रखो, डेंसिटी भी कंफ्यूज करता है। डेंसिटी क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑलरेडी क्या है? एक्सटेंसिव है, तो वॉल्यूम के बेस पे आने की वजह से वह डेंसिटी क्या हो जाएगा? हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई, दोनों को मैं डिफाइन कर दिया हूं, और जो एग्जाम्पल है वो आगे चल चल के मिलेंगे हमको। बट इतना याद रखिए कि ये स्पेसिफिक जो है आपका हमेशा क्या होगा? इंटेंसिव होगा। नोट डाउन कर लीजिए। फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम देखते हैं। देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, धीरे 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 चीजें ना क्लियर होती जाती है। जितना पॉइंट लिखाते जा रहा हूं ना, सब एक एक क्वेश्चन बन के तैयार होगा आपके लिए। थ्योरी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट ये रटनेस अच्छा है, समझ जाओ, समझ जाओगे आप लोग, तो आप लोग से तुरंत के तुरंत वहां क्वेश्चन लगने लग जाएंगे। देखो प्रेशर में ना तो टेम्परेचर में, इन दोनों में तो कोई कुछ मास का टर्म्स आता ही नहीं है, एम की वैल्यू आती ही नहीं, इसलिए इंटेंसिव है। डेंसिटी में जरूर जरूर मास आता है, लेकिन मास से वॉल्यूम डिवाइड हो गया। जब भी कोई वॉल्यूम डिवाइड हो जाए या फिर जब भी कोई मास डिवाइड हो जाए, तो याद रखना वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका नाम इंटेंसिव भी बोलते हैं और इंट्रिंसिक भी बोलते हैं, इसको एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं। नाम इसका एक और नाम है एक्सट्रिंसिक, मत कंफ्यूज हो जाना आप लोग। ठीक है, एक्सट्रिंसिक, ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, दोनों नाम है। ठीक है, इसमें कहीं कहीं इंट्रिंसिक लिखा रहेगा आपको, कोई कोई बुक में इंट्रिंसिक। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। ये सब एंट्रोपी, एनर्जी जितने हैं सब इसमें आ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बताऊं? हो गया? ठीक, नोट डाउन करते रहिए ना, बहुत जरूरी है नोट्स तैयार करना आप लोग। मैक्स टू मैक्स 20 से 25 जून तक कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक महीना करीबन आप लोग को रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। ये सब हिडन सिलेबस के अंदर है, सिलेबस में आपको बेसिक कंसेप्ट में आते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, अब देख लेते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करने के लिए, अगर इसको सेटिस्फाई करना है कि ये कोई भी सिस्टम टू फाइंड इफ एनी सिस्टम, अब सिस्टम तो समझ गए होंगे आप लोग, तो फाइंड इफ एनी सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, कोई भी सिस्टम अगर एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या क्या? पहला, इसको होना जरूरी है किसमें, एक पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा होना जरूरी है इसको केमिकल इक्विलिब्रियम में, तीसरा होना जरूरी है इसको थर्मल इक्विलिब्रियम में। ये क्वेश्चन भी आता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई आपको बोले कि सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब जब कोई सिस्टम इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा, है ना, सेटिस्फाई ऑल ऑफ थ्री। ठीक है, जब तीनों को सेटिस्फाई करेगा तभी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, नहीं तो नहीं है। मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, केमिकल भी होना चाहिए, थर्मल भी। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे नेट फोर्स जितना सिस्टम का 0 के बराबर होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सबको पता है, इक्विलिब्रियम कब होता है, जब टोटल समेशन ऑफ फोर्स, मतलब जितने भी फोर्स का जोड़ 0 के बराबर रहे। मतलब कोई भी सिस्टम पे फोर्स, मान लो कोई सिस्टम है, इस पे फोर्स F लगा है, ठीक है, मतलब इस तरफ फोर्स F लगा है, तो अंदर से भी एक फोर्स आएगा जो कि F लगेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में है। मतलब इस तरफ भी फोर्स और अंदर से भी फोर्स, तो इक्विलिब्रियम में है। किस इक्विलिब्रियम में है? ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, नो केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है सिस्टम के अंदर, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है आपके सिस्टम के अंदर में, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं बोलना, यहाँ पे बोलना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एट इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। अगर आप बोलोगे थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कांस्टेंट है तो गलत। ठीक है, गलत। टेम्परेचर कांस्टेंट बोलोगे तो गलत है। आप बोलोगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एट इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। बीच में क्या हो रहा है इससे मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस क्या होगा देखो, यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम को अलग से पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब आएगा इससे। थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक दिखा देता हूं आपको।
यहाँ पे इस तरफ चारों तरफ क्या लगा है, चारों तरफ लगा है एडियाबैटिक बाउंड्री। इसको बताते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री है क्या चीज, जहां पे नो हीट ट्रांसफर होगा। एडियाबैटिक बाउंड्री जैसे बाउंड्री है चारों तरफ से, तो ये वाली जो जितनी भी बाउंड्री है ये वाली, ये क्या है मेरी एडियाबैटिक बाउंड्री। यहां एक बाउंड्री लगा है, ठीक है, जो क्या कर सकता है, हीट ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे बाउंड्री को बोलते हैं हम लोग डायाथर्मिक, ठीक है, डायाथर्मिक बाउंड्री। ठीक है, धीरे धीरे समझते जाओगे कि छोटा छोटा टर्म्स है। जो हीट ट्रांसफर कर सकता है, जो एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है, वो बाउंड्री क्या है, डायाथर्मिक बाउंड्री। ठीक है, और जो हीट ट्रांसफर नहीं कर सकता वो कौन सी बाउंड्री है, एडियाबैटिक बाउंड्री। देखो इस तरफ मान लो गैस भरा हुआ है, और यहां पे मैं बोलूं, यहां पे मान लेते हैं कि टेम्परेचर है T1, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम जो भी रहे सेम प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम सेम रहे, यहाँ पे टेम्परेचर T2, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या होगा कि यहाँ से जो है इंटरेक्शन होगा। अगर मैं इसको हटा दूं, इस बाउंड्री को मैंने हटा दिया, कुछ समय के बाद इस बाउंड्री को इधर तो आपका टेम्परेचर बाहर नहीं जाएगा क्योंकि एडियाबैटिक है। इस बाउंड्री को मैंने हटा दिया या फिर इसमें एक छेद कर दिया, होल कर दिया, ठीक है, तो आपका जो फाइनल है प्रेशर वॉल्यूम तो सेम रहेगा, आपका फाइनल टेम्परेचर TF आएगा, और प्रेशर वॉल्यूम सेम रहेगा, फाइनल टेम्परेचर TF आएगा। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर एक टाइम के बाद इस जगह का, मतलब कंडीशन 1 के लिए और कंडीशन 2, मतलब दो हिस्सों में ये डिवाइड है। ये जो आपका जो बॉक्स है ये दो हिस्सों में डिवाइड है। एक हिस्सा ये चारों तरफ से क्या है, कैसी बाउंड्री है, एडियाबैटिक बाउंड्री है, जहां पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, और बीच में जो बाउंड्री है वह डाइथर्मिक है, मतलब वहां से ट्रांसफर हो सकता है। अगर मैंने यहाँ से थोड़ा सा बाउंड्री को हटा दिया, ये तो ट्रांसफर हो ही रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रांसफर हो सकता है हीट, क्योंकि डायाथर्मिक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर यहाँ T1 है, मान लेते हैं कि T1 टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन T2 है, क्या है, इनिशियल कंडीशन में, ठीक है, लेकिन फाइनल कंडीशन में क्या हुआ, T1 इज इक्वल टू T2 हो गया, ठीक है, तब आया ये थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इनिशियल फेज में कैसा भी हो, क्या भी हो, उससे मतलब नहीं है। आप इसको नहीं भी समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज को समझ जाओ कि जो टेम्परेचर है शुरू में कैसा भी रहे, जैसा भी रहे, लेकिन एक समय के बाद वो आ जाएगा जब टेम्परेचर इधर हिस्सों का और इधर हिस्से का दोनों का अगर बराबर हो जाए, तो वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हम वो हमारा पूरा जो सिस्टम है किसमें आ जाएगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तो तीनों आना चाहिए, लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए फाइनल कंडीशन में, फाइनल ये सही है, फाइनल कंडीशन में आपका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इनिशियल कंडीशन की जरूरी बात नहीं है, बीच में क्या होगा नहीं पता, हो सकता है बीच में कुछ भी होता रहे, बढ़े घटे, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, T1 बढ़ रहा है घट रहा है। देखो T1 ज्यादा है, फिर क्या होगा, T1 क्या होगा, अभी गर्म है, T1 क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा, T1 डिक्रीज होगा और T2 क्या होगा, इंक्रीज होगा, और फाइनली क्या होगा, फाइनल कंडीशन में क्या होगा, T1 और T2 बराबर हो जाएगा, और इस वक्त पे क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फाइनली लास्ट में फाइनल कंडीशन जो है आपका टेम्परेचर बराबर हो गया, इसका मतलब वो थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बीच में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं बोलूं, यहाँ पे देखो मैं इसलिए ये वाला चीज कहां किसके लिए लागू होता है, देखो ये कैसा बाउंड्री है, एडियाबैटिक बाउंड्री, अंदर में P1 V1 P
प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। अब ये क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे एडियाबेटिक है, मतलब नो हीट ट्रांसफर होगा, कोई भी हीट ट्रांसफर होगा नहीं, तो प्रॉपर्टी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा इनिशियल और फाइनल का। ठीक है, सभी प्रॉपर्टी यहाँ पे इनिशियल और फाइनल की कांस्टेंट है, मतलब इसको भी बोलेंगे हम इसको भी बोलेंगे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर बाउंड्री ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, इफ बाउंड्री इज एडियाबेटिक देन द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये छोटा सा एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में तब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एडियाबेटिक बाउंड्री है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसका प्रेशर जो है इनिशियली भी प्रेशर पीवीटी है, फाइनल भी पीवीटी होगा। तो ये वाला केस यहाँ पे दिख रहा है, फुल दो पार्टीशन में डिवाइड है, तो टेम्परेचर इनिशियली कैसा भी हो सकता है, बट फाइनली आपका टेम्परेचर बराबर हो, तभी थर्मल इक्विलिब्रियम में। ऐसा नहीं बोलोगे कि हमेशा शुरू से आखिरी तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम में, ऐसा गलत है। फाइनल कंडीशन जो है टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हो गया, इसको नोट डाउन करिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। हो गया, चैट में ना लिख दीजिएगा आंसर हो गया, फिर मैं रब करके आगे बढ़ता हूँ। जितने लोग का हो गया उसको नोट डाउन जरूर करें अच्छे से। ठीक है, मिटा दूं? हाँ, चलें आगे। चलिए, एक एक पॉइंट को नोट करते जाना आप लोग, उसको क्या है ना कि उससे ही क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे, लास्ट में हम लोग करेंगे ये पूरे क्वेश्चंस। इसका चैप्टर खत्म होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, जितने भी हमारे सारे। अब देखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझ जाओगे आप लोग क्या है, सिलेबस में दिया है ये, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, देखो एक बॉडी रखा है यहाँ पे, ठीक है, बॉडी सी ले लेते हैं, एक बॉडी ले लेते हैं बॉडी ए, और यहाँ ले लेते हैं एक बॉडी बी। इफ if body, zeroth of thermodynamics, if body A is in thermal equilibrium with body C, and if body B is in thermal equilibrium with body C, then A and B is in thermal equilibrium.
मान लेते हैं कि बॉडी है ए, बॉडी बी है, जो दोनों एक दूसरे से टच नहीं है, ठीक है, और बॉडी सी, ए वाला सी से टच है और बी वाला भी सी से टच है। तो ए वाला और सी वाला अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इफ ए बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, और अगर बी वाला सी वाले से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ठीक है, एंड इफ बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, तो सीधी बात है जब ये इससे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये वाला इससे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, और यही कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, इफ टू बॉडीज इज इन थर्मल equilibrium with the third body, then the two bodies are also in thermal equilibrium। यही कहता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो जीरोथ लॉ क्या है, दो बॉडी अगर तीसरे बॉडी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। आपसे एक सवाल बहुत पूछता है, इट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर से इसका लेना देना है, जीरोथ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का टेम्परेचर से लेना देना है। आपसे पूछा कि विच लॉ इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर, विच लॉ इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर, ये सवाल आता है कई बार। विच लॉ इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर, तो आप बोलेंगे जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स जो है टेम्परेचर पे बेस्ड है। क्वेश्चन बहुत फेमस है, वो आता है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर पे टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट, इसीलिए जो है टेम्परेचर पे बेस्ड वाला जो लॉ है वह जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, अच्छे से समझ में आ जाता है तो बता दीजिएगा सर हाँ अच्छे समझ में आ गया, नहीं समझ में आता है तो फिर बता दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा, इसलिए क्लास रेगुलर अटेंड करिए, 2-2 घंटे 3-3 घंटे क्लास रहेगी पर डे, ठीक है। और हो सकती है आगे चल के वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो रेगुलर क्लास अटेंड करिएगा, नोट्स को अच्छे से बनाते जाइएगा। अभी तो बेसिक चालू हो रहा है, देखना धीरे धीरे करके बहुत आगे जल्दी से निकल जाएंगे। ये 4 से 5 दिन लगेगा, मैक्स टू मैक्स 4 दिन लगेगा, आपका थर्मोडायनेमिक्स का साइकिल्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कंटिन्यू अच्छे से इसको देखना है, ये नहीं है कि हमको पूरा स्पेसिफिक वे में चलना है, किस जो तैयारी है उसके हिसाब से अपने को देखना है। चलिए आगे चल रहे हैं, हम लोग स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक स्टेट, ठीक है। ये सब चीजें जानना जरूरी है, नहीं तो आप लोग से आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स की चीजें समझ में नहीं आएंगी। हो गया ये वाला, हो गया ना। अब देख लेते हैं हम लोग स्टेट। स्टेट क्या है, कंडीशन ऑफ ए सिस्टम एट ए स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। कंडीशन ऑफ ए सिस्टम एट ए स्पेसिफिक टाइम, इस वक्त पे सिस्टम का क्या कंडीशन है, वह क्या कहलाता है, स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था, वही वाला जो हम देख रहे थे, उसी पे हीटिंग रॉड था, ठीक है। टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर पानी का, ठीक है, रॉड है, इनिशियल टेम्परेचर पानी का कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो स्टेट पढ़ा रहा हूं ना मैं, स्टेट, थर्मोडायनेमिक स्टेट, तो इनिशियल और फाइनल ये है, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि जब शुरू में, मतलब जब 0 सेकंड में इतना था, कुछ समय के बाद समझ लो कि
आधे घंटे के बाद इतना हो गया। मतलब किसी वक्त पे टेम्परेचर इतना था, मतलब उस वक्त का स्टेट क्या है वाटर का, ये बता रहा है, ये डिफाइन कर रहा है। यानी कंडीशन क्या है किसी स्पेसिफिक टाइम में, वह क्या कहलाती है, स्टेट। ठीक है, किसी स्पेसिफिक टाइम में कंडीशन क्या है सिस्टम की। यहां सिस्टम आपका क्या है, वाटर ही आपका क्या है, सिस्टम है। इस सिस्टम का किसी वक्त पे क्या कंडीशन है, वह क्या कहलाता है, स्टेट। मतलब इनिशियल स्टेट बोलेंगे इसको, इसको फाइनल स्टेट बोलेंगे। लेकिन स्टेट को डिफाइन करने के लिए मिनिमम टू प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन स्टेट। कम से कम दो प्रॉपर्टी चाहिए, कम से कम दो प्रॉपर्टी, मतलब दो प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए कम से कम डिफाइन करने के लिए। यहां पे आपको दिख रहा है कि पानी का मात्रा ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको मैं अगर डायग्राम में बताऊं, ये वॉल्यूम ले लेते हैं, इधर टेम्परेचर ले लेते हैं। ये क्या है मेरा टेम्परेचर, ये है वॉल्यूम। देखो डायग्राम में कैसे दिखेगा, ठीक है। टेम्परेचर है ये और ये है वॉल्यूम, ठीक है। ये वाला आपका ऑर्डिनेट टेम्परेचर, साइसा में हमारा वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम बदलाव नहीं हो रहा है, मतलब पानी अगर 2 लीटर है तो 2 लीटर ही है, बस पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब वो मत देखना कि भाई हाँ भाप बन के उड़ रहा है तो कम हो रहा है, वो चीज नहीं मैटर करता। मैटर ये कर रहा है कि कुछ कंडीशन को हमको एज्यूम करके चलना पड़ता है। हाँ कांस्टेंट वॉल्यूम है, इतना है पानी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला कंडीशन में कितना तापमान था, पहले कंडीशन में कितना तापमान था भाई, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर वाला लाइन है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ समय के बाद दूसरे जो फाइनल स्टेट आ गया, 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो मैं इसको बोलूंगा क्या है, स्टेट 1, इसको बोलूंगा स्टेट 2। और इस स्टेट को डिफाइन क्या करेगा, इस जगह का मान लो कि 2 लीटर है, 2 लीटर वॉल्यूम है, 2 लीटर, तो 2 लीटर ही बदला नहीं, 2 लीटर को ही हम क्या किए, 20 डिग्री से 80 डिग्री लेके गए। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में हम कितना लेके गए, इसका मतलब एक तो वॉल्यूम चाहिए, एक टेम्परेचर चाहिए। इस कंडीशन को डिफाइन, इस स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमको दो प्रॉपर्टी मिनिमम चाहिए, और उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। मिनिमम 2 चाहिए, कम से कम 2 चाहिए, ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। इस स्टेट को डिफाइन करने के लिए 2 प्रॉपर्टी चाहिए रहती है, ठीक है, मिनिमम। उसको नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम इसके बाद तो इधर से हटा देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि अब स्टेट 1 से गया स्टेट 2 पे। देखो दो प्रॉपर्टी, मतलब इसकी स्टेट 1 की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहला तो इसका टेम्परेचर आपको पता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अब वॉल्यूम पता है 2 लीटर है। यहाँ पे टेम्परेचर आपको पता है कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और वॉल्यूम पता है 2 लीटर है, ठीक है। तो मिनिमम तो दो दो चाहिए आपको प्रॉपर्टीज। ये क्या है, मेरी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज भी पढ़े हैं, ये सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो दो जो प्रॉपर्टी चाहिए आपको स्टेट को डिफाइन करने के लिए। और जो चेंज हो रहा है स्टेट, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेस। मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा, प्रोसेस इज द चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस, नोन एज प्रोसेस, ठीक है। जैसे चेंज हुआ प्रोसेस, मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2 गया, मतलब ये वाला क्या है, 1 से 2 क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोसेस। 1 से 2 को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोसेस। 1 से 2 की तरफ गया, ये प्रोसेस है। अब वो कैसा भी प्रोसेस हो सकता है, उसको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोसेस को मैं बेसिकली बेसिक टर्म्स में बोलूं तो प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस है। पहला प्रोसेस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस।
ठीक है। अगर कोई प्रोसेस 1 से लेके 2 तक गया, कोई प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या प्रोसेस है? अगर कोई प्रोसेस 1 से 2 गया, अगर वापस 2 से 1 आया, जिस रास्ते से 1 से 2 गया था उसी रास्ते पे वो 2 से 1 आ गया और सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाला, तब वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर से बता रहा हूं, अगर 1 से 2 गया प्रोसेस, ठीक है, पहला 1 से 2 गया, लेकिन जब उसको वापस आना रहा तो 2 से 1 आएगा, ठीक है। तो 1 से 2 गया, 1 से 2 गया, ठीक है, और 2 से 1 आया, तो दोनों का जो है आपका सेम आएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। विदाउट इफेक्टिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग, रिटर्न्स ठीक है, रिटर्न्स इन द सेम पाथ, वापस उसी पाथ पे लौटेगा, रिटर्न्स इन द सेम पाथ विदाउट इफेक्टिंग सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के कोई भी बदलाव, बिना बदलाव लाए वह वापस लौट आएगा। मतलब आपका कंडीशन जो है जैसा शुरू में था आखिरी में भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये बोल सकते हैं इन विच both system and surrounding returns to their original state, ठीक है। ओरिजिनल स्टेट में वापस लौट आएंगे, मतलब 1 में ही आ जाएगा वापस, जैसा शुरू में था वैसा ही एज इट इज हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए आगे बताते जा रहा हूं मैं आपको रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और क्या क्या चीज हो सकती है। एट ईच इंस्टेंट द रिवर्सिबल प्रोसेस इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक एक पॉइंट जो है ना मेरा, एक एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, या बोल सकते हैं इट इज स्लो प्रोसेस, ठीक है। इनफाइनाइटसिमली स्लो प्रोसेस, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस रहेगा, तभी वो क्या अचीव करेगा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को। मान लेते हैं 1 से लेके 2 तक गया, देखो यहां से यहां आएगा, यहां पे भी थर्मोडायनेमिक, यहां पे भी आना चाहिए, यहां पे भी आना चाहिए, हर पॉइंट पे 2 तक जाते तक इसको कंडीशन को फुलफिल करना है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ईच पॉइंट पे क्या होना चाहिए? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इसको अचीव करना पड़ेगा, तभी ये है। इट इज एन आइडियल प्रोसेस, मतलब नो एक्चुअल प्रोसेस इज रिवर्सिबल। ऐसा दुनिया में कोई प्रोसेस नहीं है जो रिवर्सिबल है, ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा आइडियल, ऐसा कोई भी दुनिया में कोई भी प्रोसेस नहीं है जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हर पॉइंट पे अचीव कर पाए, तो ऐसा प्रोसेस कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सिर्फ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है जो 99% जो है आपका अचीव कर पाता है, इसलिए उसको भी बोल देते हैं हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस समझ गए, ईच इंस्टेंट पे आपका रिवर्सिबल प्रोसेस तभी होगा जब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आए, और बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो। तो आपसे क्वेश्चन सवाल पूछता है
रिवर्सिबल प्रोसेस इज वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है, या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज वेरी स्लो प्रोसेस, उसको बारे में बता रहे हैं। चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग दूसरा प्रोसेस देखते हैं जो है इर्रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल प्रोसेस में जहां पे फ्रिक्शन आ गया वहां पे इर्रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। There is some change in system and surrounding. Process which is not reversible is known as reversible, समझ गए? अब जो भी रिवर्सिबल नहीं होगा वह इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है। All actual processes किसी आइडियल कंडीशन पे रिवर्सिबल होता है, बट ऑल एक्चुअल प्रोसेस जो है रिवर्सिबल है। कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, हमेशा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा सिस्टम और सराउंडिंग में। प्रोसेस जो है रिवर्सिबल जो नहीं होंगे वह क्या कहलाएंगे? इर्रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन करते जाइए, एक एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, जहां फ्रिक्शन कहीं ना कहीं लगेगा, इस वजह से क्या है वो रिवर्स, जितने भी फ्रिक्शन वाले प्रोसेस सब इर्रिवर्सिबल, ठीक। जहां फ्रिक्शन हुआ, जहां घर्षण हुआ, वहां पे इर्रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए हो गया इधर का, चलिए हटाऊं, ओके। अब तीसरा जो है वह है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। happens slowly enough to for the system to remain in internal physical thermodynamic equilibrium। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं बता रहा हूं क्या है। देखिए ये भी स्लो हैपन करेगा, बहुत स्लोली होगा, मतलब आप ये मान चलो ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस माना जा सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन 99.99% केस में 99.99% केस में ये रिवर्सिबल माना जा सकता है, इसको मानते ही हम लोग रिवर्सिबल। एक्चुअल प्रोसेस है ये, एक्चुअली है जो आखिरी तक रिवर्सिबल हो सकता है। प्योरली रिवर्सिबल दुनिया में कोई भी प्रोसेस नहीं है, लेकिन जो लगभग रिवर्सिबल है वह है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देखो बहुत स्लो ये भी होता है क्योंकि रिवर्सिबल के नजदीक है, बहुत लगभग 99% तक जो जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। 99% तक, थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं कुछ गलती हो सकती है। देखो हर जगह थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, बट कहाँ पे बदलाव, कहाँ पे चेंज हो सकता है? केमिकल इक्विलिब्रियम में वह थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ केमिकल बदलाव हो सकते हैं। तो इतना डीपली कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप लोग को पता है कि क्वासी स्टैटिक में जो बदलाव हो सकता है, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहा है, उसका केवल एक ही रीजन हो सकता है, केमिकल जो है चेंजेस हो सकते हैं, मतलब रिएक्शन हो सकता है, बाकी कुछ भी चेंज होने का संभावना नहीं है।
अल्टीमेटली आपको अचीव करना है रिवर्सिबल। तो इसको मान लिया जाता है कि ये लगभग लगभग रिवर्सिबल प्रोसेस ही है, ठीक है, रिवर्सिबल ही है, मतलब ये एक्चुअल है, मतलब एक्चुअल प्रोसेस इसको लेके चलते हैं कि हाँ एक्चुअली कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस है जो इसके आसपास हो सकता है, पूरा रिवर्सिबल नहीं होता बट क्वासी स्टैटिक बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले लूं, एग्जाम्पल के लिए लूं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहां पे क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। हमेशा आप नाप के देख लेना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स करने से हमेशा प्रेशर जो गैस का रहेगा वह कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का सबसे अच्छा वाला एग्जांपल जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पे थ्रू आउट द सिस्टम बोल सकते हैं, थ्रू आउट द सिस्टम, प्रेशर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम, ये मान सकते हैं। तो क्वासी स्टैटिक 99% रिवर्सिबल है, बट एक्चुअल इसीलिए है एक्चुअल है ये, ठीक है। बट कहां गलती हो सकती है, केमिकल चेंज आ सकता है वहां पे, अगर 1% की कमी है मतलब वह केमिकल चेंज हुआ होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जहां पे प्रेशर जो है उसका कांस्टेंट है शुरू से आखिरी तक, तो इसको जोड़ लेंगे। चलिए नोट हो जाएगा तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत अब आ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के मेन हिस्सों में। अब यहाँ तक बेसिक कंसेप्ट था, यहाँ तक बेसिक कंसेप्ट था। अब जो भी चीज है हम लोग स्पेशली अब मेन अब जो टॉपिक्स हैं वो आने वाले हैं, ठीक है। जितने प्रोसेस हैं हमारे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, वो सारे अब आने वाले हैं, तो उसको नोट डाउन जल्दी जल्दी कर लीजिए। हो गया, हो गया, आगे बढ़ूं, चैट में लिखिएगा हाँ हो गया तो सर लिख लीजिए, बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, चलिए अब जो भी बातें करेंगे हम लोग आइडियल गैस के, आइडियल गैस का थोड़ा सा, जितने भी लॉ हैं, लॉ गवर्न्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, अगल बगल थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा मैनेज करिए, जो बोर्ड में लिख रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। लॉ गवर्न्ड इन थर्मोडायनेमिक्स इज जनरली फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए होता है, जितने प्रोसेस है हमारे, ठीक है, आइडियल गैस के लिए होते हैं। आइडियल गैस के लिए मैं सिंपल सा चीज बता दे रहा हूं, आइडियल गैस जो होता है, एक चीज तो याद रखिए, ये एकदम बेहतरीन वाला पॉइंट आपके लिए लिखा रहा हूं कि इसको याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि रियल गैस को हम लोग आइडियल गैस की तरह ट्रीट कब कर सकते हैं। रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस at high temperature and low pressure। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में क्या होगा, रियल गैस कैसा बिहेव करेगा, आइडियल गैस की तरह। हकीकत में तो हमारे पास रियल गैस है,
लेकिन हम लोग उसके टेम्परेचर को हाई और प्रेशर को लो करके हम लोग स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो याद रखिए कि रियल गैस कैसा बिहेव करता है, आइडियल गैस की तरफ कब बिहेव करेगा, जब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सवाल बहुत आने का संभावना है, बहुत बार पूछता है ये सवाल। आइडियल गैस का इक्वेशन ठीक है, पीवी इज इक्वल टू, एक्चुअली होता है एनआरटी मोल्स के टर्म्स में, बट मास के टर्म में एमआरटी भी बोल देते हैं, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी करके बोलते हैं। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे उस हिसाब से मास वाले टर्म्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू एमआरटी के रहता है ना, जहाँ पे पी क्या है आपका प्रेशर है, वी क्या है वॉल्यूम है, ठीक है, एम क्या है मास है, ठीक है, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 किलो जूल जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, ठीक है, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू हो जाएगी टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको। अब इसमें अलग अलग प्रोसेस हैं, प्रोसेस फॉर परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस का मतलब क्या है, आइडियल गैस ही बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जितने भी लॉ किसके बेस पे, आइडियल गैस के जो लॉ हैं, जितने भी आइडियल गैस के लॉ हैं अगर प्रोसेस में लगेंगे तो वो सारे लॉ अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं प्रोसेस में तो वो क्या हो जाएंगे हमारे प्रोसेस फॉर परफेक्ट गैस। पहला प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर बोलेंगे इसको आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, पहला प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोकोरिक प्रोसेस। लिखो पॉइंट, इट इज governed by the गे-लुसेक लॉ। और ये गे-लुसेक लॉ जो है वह कहां से आया है, आइडियल गैस का लॉ है, आइडियल गैस का लॉ है। जब आइडियल गैस का लॉ इस पे अप्लाई होगा तो ये भी क्या होगा परफेक्ट आइडियल गैस के लिए हो जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर आप अप्लाई करेंगे पीवी इज इक्वल टू, जब ये गे-लुसेक लॉ आपका आइडियल गैस के लिए तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हो MRT। ठीक है, प्रोसेस 1 से लेके प्रोसेस 2 तक, स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक, मतलब प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इज चेंज ऑफ स्टेट, क्या है चेंज ऑफ स्टेट है। तो स्टेट मतलब 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, तो 1 के लिए स्टेट 1 से लेके स्टेट 1 के लिए क्या होगा P1 V1 इज इक्वल टू MR T1, स्टेट 2 के लिए क्या होगा P2 V2 इज इक्वल टू MR T2 होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास में बदलाव नहीं होगा, कभी भी मास चेंज होता नहीं है, वेट चेंज हो सकता है, मास चेंज नहीं होता। ठीक है, मास चेंज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अब मैं इसको यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया, मान लो इसको 1 ले लो, इसको मान लो 2 ले लो। जैसा कि आपको पता है कि वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब V1 इज इक्वल टू V2 है कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो P1 V1 इज इक्वल टू MR T1 और P2 V2 इज इक्वल टू MR T2। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर देंगे एक बार इक्वेशन आने के लिए,
तो हमारा V1 V2 कैंसिल रहेगा क्योंकि MR कैंसिल होगा, मतलब P1 बाय P2 इज इक्वल टू T1 बाय T2 फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। याद रखिएगा, सवाल आता है, छोटा सा एकदम न्यूमेरिकल पूछ लेगा इसे, ठीक है। P1 बाय P2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। इसका अगर मैं पीवी डायग्राम देखूंगा तो पीवी डायग्राम में प्रेशर स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ऐसा बनेगा इसका डायग्राम, ठीक है। गलती कर दिया यहाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 1 से लेके 2 जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ये है आपका पीवी डायग्राम, ठीक है। 1 से 2 तक वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे V1 इज इक्वल टू V2, इसको बोलेंगे P1 और यहाँ पे लेंगे इसको P2। चलिए नोट डाउन करिए, समझ में आ गया क्यों आइडियल गैस इक्वेशन लिया? क्योंकि लॉ ही है, आइडियल गैस का निकला हुआ लॉ है, इसको यूज किए हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं। स्टेट 1 के लिए ये, स्टेट 2 के लिए, प्रोसेस 1 से 2 हम बोलेंगे प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस है 1 से 2, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए स्टेट 1 के लिए ये डिवाइड किए तो ये निकल के आया, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए P1 बाय P2 इज इक्वल टू T1 बाय T2, ठीक है। और ये वाला चीज आपका डायग्राम है इसके लिए। तो ये पहला हो गया। और गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप सीरियसली इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, नोट्स तैयार कर रहे हो, तो कहीं भी अगर मैं बाहर का इससे पूछेगा नहीं आप लोग का, क्योंकि पता है कि सिलेबस इससे ऊपर नहीं जा सकता, जितना है सिलेबस के अंदर का है इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली देखा जाए जो डिफाइंड सिलेबस है वहां तक ही ये पहुंचेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आप लोग अच्छे से करिए तभी ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, साथ में लिखते जाइएगा, थोड़ा सा जैसे आपको मिलता है थोड़ा सा मैं तो बता दूँ। दूसरा है मेरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। ये जनरली क्या होता है, यहाँ पे आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का नाम एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इट इज गवर्न्ड बाय चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ से ये आया। ये जो लॉ है, ये जो दिख रहा है आपको, ये गैर-लुसिक लॉ है, ठीक है, वही डिफाइन किया है। चार्ल्स लॉ का भी कहना है कि आपका प्रेशर जो है कांस्टेंट है, इसका मतलब P1 इज इक्वल टू P2 है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखो, आपको ये चीज याद नहीं भी आएगा तो आप ऐसे लिख लेना, P1 V1 इज इक्वल टू MR T1 स्टेट 1 के लिए, P2 V2 इज इक्वल टू MR T2, इसको डिवाइड कर देना। प्रेशर कांस्टेंट है, P1 इज इक्वल टू P2 है, P1 इज इक्वल टू P2 है, यहाँ पे P1 और P2 गया तो यहाँ MR गया, मतलब V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए आ जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ठीक है। इसका अगर पीवी डायग्राम देखूं, पीवी डायग्राम, तो यहाँ पे इस तरीके से स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक का प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, मतलब चेंज ऑफ स्टेट, मतलब ये आपका P1 इज इक्वल टू P2 है, और यहाँ पे आपका वॉल्यूम जो है चेंज हो रहा है, ठीक है, V1 बाय, ये पीवी डायग्राम है, ठीक है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है,
बस आपको समझ जाना है कि क्या हो रहा है। हर दिन 2 घंटे की क्लास तो रहेगी, ठीक है। जैसे 6:15 से चालू हुआ है तो लगभग लगभग 8:15 तक क्लास चलेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से आइए। तो थर्मोडायनेमिक अब सेकंड हो गया। थर्ड जो है मेरा वह है आइसोथर्मल प्रोसेस, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस, जहां पे टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ भी कुछ नहीं करना है आपको, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना है कि P1 V1 इक्वल टू MR T1 इसको लिख देना, P2 V2 इक्वल टू MR T2 लिख देना, बटा कर देना, ठीक है। सीधा बात है कि देखो टेम्परेचर कांस्टेंट PV इज इक्वल टू MRT, ठीक है। यहाँ ध्यान देना क्या निकल के आ रहा है, MRT। तो ये भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है। इसका मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी निकल के आ गया। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। याद रखिएगा इस चीज को, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से दिख रहा है T1 ये गया, सब गया, ठीक है। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। PV कांस्टेंट वो वाला कौन सा प्रोसेस है, PV कांस्टेंट वाला आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसके लिए देखिएगा, इसके लिए PV का जो डायग्राम बनता है, ठीक है, PV का जो डायग्राम होता है वह इस तरीके से बनता है, ठीक है। 1 से लेके 2 तक, ठीक है। कैसा डायग्राम, किस शेप का बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किस शेप का बना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का, ठीक है। mx इक्वल टू सी, ठीक है। मैथ्स में पढ़े होंगे mx इक्वल टू सी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला कंडीशन, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इस शेप का बना, इस शेप का बना क्योंकि ये इस तरीके से डिफाइन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ऐसा जाता है, ऐसा। चलिए लिखते जाइए, सब फॉर्मूला वगैरह इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है देखो, एक चीज याद रखना है, जितने प्रोसेस हैं सब हम लोग पढ़ रहे हैं आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस का मतलब है वह रिवर्सिबल फॉलो अप करेगा, तो जितने हैं सारे के सारे रिवर्सिबल कंडीशन के लिए ही हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है नो हीट ट्रांसफर। एडियाबेटिक का मतलब कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब Q इज इक्वल टू 0, हीट 0, ठीक है। और ये जो है ये लॉ, अच्छा इस ये वाला लॉ जो है, एक चीज और लिख लेना, आइसोथर्मल इज गवर्न बाय बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के हिसाब से ये दिया गया है, ठीक है। बॉयल्स लॉ के हिसाब से ये तीनों हैं। एडियाबेटिक अलग चीज है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर 0 होगा, ठीक है। और ये पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू सी को फॉलो अप करेगा, पीवी का पावर गामा, ठीक है। ये वाला क्या है, पीवी का पावर गामा,
इसको गामा ना, ये गामा इस क्या है, इसके बारे में तो और पढ़ेंगे हम लोग डिटेल। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। गामा की वैल्यू अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती है। गामा की वैल्यू 1.4 रहती है किसके में, एयर के केस में, तो जनरली एयर लेते हैं, तो एयर के केस में या हाइड्रोजन के केस में 1.4। ठीक है। मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक कंडीशन जहां पे ऑक्सीजन है ना, गामा फॉर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, या फिर किस कंडीशन में, डाई एटॉमिक कंडीशन के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 पॉइंट, लगभग लगभग ये भी 1.4 के आसपास रहती है, लगभग लगभग 1.4 के आसपास रहती है। गामा फॉर मोनो एटॉमिक, इसको बाद में तो बताऊंगा ही। गामा की वैल्यू जो रहती है, गामा क्या है, गामा इज इक्वल टू सीपी बटा सीवी। ठीक है। इसको, इसका हम लोग पढ़ेंगे जब स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे ना, वहां इसको थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। बस आप इतना अंदाजा लगा देना, गामा है स्पेसिफिक हीट का रेशियो, गामा का मान एयर के लिए या हाइड्रोजन के लिए लोगे तो आप 1.4 है, और गामा फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह ले लो, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन तो इसके लिए होगा। ठीक है, हाइड्रोजन एयर की तरह ही काम करता है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन जितने डाई एटॉमिक हैं, दो दो एटम वाले जितने भी हैं, वह लगभग लगभग 1.4 देगा। और मोनो एटॉमिक जैसे एग्जांपल के लिए हीलियम, नियॉन, आर्गोन, ये सब जो है हमारा गामा इक्वल टू 1.66 के आसपास है, लगभग लगभग 1.66 के आसपास। ठीक है, ये मान आपको पता होना चाहिए, कभी कभी डायरेक्ट आपका वैल्यू भी पूछ सकता है। ठीक, तो पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू सी। ठीक, ये है, और इसका जो है पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू सी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पीवी इसमें जो होगा, इसका इक्वेशन बनता है पी टू बाई पीवी, पी टू इज इक्वल टू टी टू बाय टी वन इज इक्वल टू पी टू बाय पी वन का पावर गामा माइनस 1 बाय गामा इज इक्वल टू टी वन वी वन बाय वी टू का पावर गामा माइनस 1। ये रिलेशन याद रखिएगा एडियाबेटिक के लिए, और एडियाबेटिक ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। V1 V2 स्टेट 1 का वॉल्यूम, स्टेट 2 का वेयर P1 V1 V1 and T1 are the pressure, volume and temperature of state 1, और P2 V2 and P2 are of state 2। ठीक है, एडियाबेटिक के लिए रिलेशन याद रखना है, जैसे कि उसमें P1 बाई P2 इक्वल टू ये है, इसका हिसाब से एडियाबेटिक का ये वाला है। गामा का मतलब समझ गए, गामा बता दिया, गामा इज सीपी बाई सीवी होता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं गामा इक्वल टू सीपी। क्या है यहाँ पे सीपी भी बता दे रहा हूँ, गामा इक्वल टू सीपी बाय सीवी। सब चीज जहां आ जाए वहां मैं लिखा दूंगा तुरंत तुरंत, ताकि आप लोग दोबारा भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर लेंगे। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। इसका डायग्राम कैसा बनेगा अभी बताते हैं, इसका डायग्राम कैसा बनेगा।
ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह ही रहेगा, लेकिन एक्चुअली रहेगा वैसा नहीं। 1 से लेके 2 तक इसी तरीके से रहेगा पीवी। ठीक है, ये इस तरीके से। अब इकट्ठा सब जितने प्रोसेस सबको मिलाऊंगा मैं एक साथ। ठीक है, सब प्रोसेस को मिलाएंगे फिर आपको बताएंगे क्या। स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक, प्रोसेस 1 से 2। ठीक है, 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक। मतलब ये कैसा है? पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू सी। आइडियल गैस कौन सा है? आइडियल गैस एयर या हाइड्रोजन को लेते हैं, जनरली एयर को लेते हैं, इसलिए 1.4 रहता है गामा की वैल्यू। तो ज्यादातर आपका यूज गामा इज इक्वल टू 1.4 होगा हमेशा। एयर या हाइड्रोजन को मान लेते हैं आइडियल गैस, तो जनरली जो है आपका गामा के वैल्यू ज्यादातर हमेशा यूज करेंगे लगभग 1.4। तो इसको याद रखिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एडियाबेटिक प्रोसेस। जितना जानना था यहाँ जान लिए। लास्ट जो है वह है 5th नंबर, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसका ये होता है पीवी का पावर n इज इक्वल टू सी। पीवी का पावर n इज इक्वल टू सी। इट इज ए जनरल प्रोसेस। ये जनरल प्रोसेस है। ठीक है, हर लॉ को यहाँ पे हीट भी ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे वर्क भी ट्रांसफर हो रहा है, सारी चीजें यहाँ। लेकिन यहाँ एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एडियाबेटिक में आपका वर्क तो होगा श्योर है, लेकिन हीट नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो सेम टाइप का दिख रहा है, हीट होगा वर्क भी होगा, जनरल प्रोसेस है। इसका भी डायग्राम इसी तरीके से बनेगा। पीवी का पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 1.2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ये जनरल प्रोसेस है, सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है 1 से लेके 2 तक। ठीक है, ये जनरल प्रोसेस है, सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ वर्क भी होगा और हीट भी ट्रांसफर होगा, मतलब। ठीक है, तो ये जैसा दिख रहा है सेम इस पे लागू कर सकते हो, मतलब इसको सेम यहाँ पे लगा सकते हो। मतलब ये बता सकते हैं कि T2 बाय T1 इज इक्वल टू T2 बाय P1 पावर n-1 बाय n इज इक्वल टू V1 बाय V2 का पावर n-। इसको यूज कर सकते हो अगर आया तो, लेकिन ये कभी आएगा नहीं। ठीक है, कभी आएगा नहीं, जहां तक है एडियाबेटिक तक पूछता है। ये जनरल प्रोसेस है इसलिए आएगा नहीं। हर 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 जगह पे ये अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसीलिए उसको यूज करते हैं। इसमें सब चीज हो रहा है, इसमें हीट भी जा रहा है, वर्क भी हो रहा है, सब इसलिए। ठीक है, कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है, जनरल प्रोसेस। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। फिर आज के लिए इतना ही, फिर कल मैं सबको कंबाइन करूंगा और मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगा कि क्या है, कैसे होगा प्रोसेस का। ठीक है, एक चीज बस आप लोग देखिए, 8:15 हो भी गया और मान के चलिए 2 घंटे क्लास भी हो गया, इतना ही तक था। अब इसके बाद कंटिन्यू करेंगे कल आगे। तो आप लोग इसको जितना भी है अच्छे से रिवीजन करिएगा, क्योंकि चीजें बहुत सारी होते जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, सडनली आपका थर्मोडायनेमिक्स खत्म भी हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीजें जो है फॉर्मूला लिखा गया है, एक एक चीज, हर चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, तो हर चीज इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग इसका वर्क भी देखेंगे, वर्क हीट का फॉर्मूला भी, वर्क का फॉर्मूला भी सब है, और एक टेबल में लिखवा दूंगा अच्छे से। तो आप लोग इसको अच्छे से करिएगा, मेहनत करिए, इसको नोट डाउन हो जाएगा तो बताइएगा। फिर क्लास आज का हम लोग एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी टाइमिंग पे 6 सवा 6 बजे के आसपास। ठीक है, हो गया सभी को?
चैट में लिख सकते हैं या कोई प्रॉब्लम होगी तो चैट बॉक्स में आप बताएंगे मुझे, ठीक है। हो गया भूपेंद्र? सब स्टार्ट होगा। प्रोडक्शन कब स्टार्ट करेंगे और क्या है, बस मैं इतना बता दे रहा हूं कि एक महीने अभी कितना टाइम हो रहा है, 1 महीने 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। 1 महीने 10 दिन तक में, मतलब 20 जून तक आप मान सकते हो आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो उसमें प्रोडक्शन भी आ जाएगा बीच में, ठीक है। अभी थर्मल पार्ट चलेगा कुछ दिन, उसके बाद फिर प्रोडक्शन वगैरह चालू हो जाएगा। नॉन टेक भी है पूरा छत्तीसगढ़, वो आपको तत्काल मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सर से एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा का पूरा आपको, बहुत लेक्चर है उसमें तो 100 घंटे करीबन है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो नॉन टेक भी वहां पे आपको अवेलेबल होगा। एक बार आप धीरज सर से बात कर लीजिए, कोई भी डाउट है कुछ भी है इस क्लास से रिलेटेड आप जाके पूछ सकते हैं सर से, ठीक है। कि सर नॉन टेक का हमारे पास कब अवेलेबल आएगा, कब ये चीजें टेक्निकली जो आपको पूरा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। टेस्ट सीरीज होगा, टेस्ट हमेशा आपको जो भी क्लास होंगी उसका टेस्ट होगा कंटिन्यूसली। क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आने की चीजें जो है बुक से क्वेश्चंस, और जो जहां से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं वो मैं पूरा करा दूंगा। तो परफेक्टली आप लोग अच्छे से हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी के अंतर्गत जितने क्वेश्चन सब बनेंगे सब यहीं से आके बनेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। देख लेना आप लोग, है ना, देखना इस प्रोसेस का अंदर में। अभी तो इसका बचा हुआ है, यहाँ इसका सब चीज बचा है, अभी तो हीट और वर्क भी पढ़ना है सारे प्रोसेस का, ठीक है। तो आप लोग ठीक है, मिलते हैं कल। अच्छे से तैयारी करिए, आज जो कराया है उसको रिविजन करिएगा, ठीक है। और डेली आप लोग अपडेटेड रहिएगा, है ना। ठीक, चलिए फिर सबको एंड करते हैं क्लास आज का।